बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इंतजामी सूबों की तकसीम, सदारती निज़ाम लाने की तजवीज़ पर जो रद्द-ए-अमल हुआ है वो अंदाज़ों से बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट को भी इसका अंदाज़ा नहीं होगा और एक मरतबा तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तमाम सियासी जमातें फिर एक प्लेटफार्म पर आने वाली हैं, कोई नया मिसाक़े जमहूरियत होने वाला है। और पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून ने भी एक मुज़ाहमत का फैसला कर लिया है। उसका बहुत अहम इजलास जाती उम्रा में हुआ है जिसमें कुछ फैसले कर लिए गए हैं, लेकिन इस मरतबा इनकी हिकमत अमली कुछ इस तरह की होगी जिसे हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक मुज़ाहमत की जाएगी। और पीपल्स पार्टी ने तो इंतहा पर जाकर रद्द-ए-अमल दिया है और सिंध के अवाम का मूड जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बताया जाता है। इसके अलावा हम एमल वली के बयान की भी बात करेंगे जिसका जवाब देना DGISPR पर बनता है और उम्मीद है कि वो जवाब देंगे। और फिर खलीज की सूरत हाल, जहां अमेरिका ने अब ये एक खतरनाक फैसला किया है कि ईरान के नाजुक मुकामात पर हमले किए जाएंगे जिससे इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। और फिर बहरा अहमर में हौसियों की हवा निकल गई है। ये एक दिलचस्प माजरा है। तो आगाज करते हैं रद्द-ए-अमल से। रद्द-ए-अमल आपने देखा सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में किसी भी जगह आप चले जाएं तो आपको अवाम का मनफी रद्द-ए-अमल मिलेगा और ऐसा लगता है कि जैसे एक तरह का कौमी इत्तेफाक राय बन गया है। और लोग ज़ाहिर है फौज को तो मुर्दे इल्ज़ाम इस तरीके से नहीं ठहरा रहे, वो उन साथियों को ज़्यादा इल्ज़ाम दे रहे हैं जिन्होंने इस तरह की तजावीज़ को आगे पहुंचाया और गलत और गुमराह कुन मालूमात फीड करके मतलूबा नतीजा निकालने की कोशिश की। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि जो इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद हो रही है वो भी इस मरतबा हदों से निकल गई है, तमाम लाइन्स क्रॉस कर गई है और उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा है जो पाकिस्तान के लिए किसी सूरत अच्छा शगुन नहीं। यही फौज है जिसने चंद माह पहले तक अपनी गुडविल, पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड गुडविल बनाई थी और जिसने भारत को ठोक बजाकर जवाब दिया था। भारत के 6 तैयारे तबाह करके उनकी जारहियत को नाकाम करके अवाम की खैर सगाली हासिल की थी और दुश्मनों का प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया था। लेकिन अब ये दो तीन आदमियों की वजह से, जो फौजी नहीं है गैर फौजी हैं, उनकी हमाकत की वजह से ये सारी खैर सगाली अब खुदा न खास्ता मुतासर होती नजर आती है, जो कि फौज का नहीं पाकिस्तान का नुकसान है और बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि इस तरह का रद्द-ए-अमल मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या किसी भी हुकूमत के खिलाफ। यहाँ तो लगता है जैसे कौमी इत्तेफाक राय हो गया है कि ये तजवीज़ हमने मंजूर नहीं होनी देनी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ कि जो मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने सदारती निज़ाम लाने का इशारा भी दिया कि सदारती निज़ाम पर गौर करें, जमहूरियत में एक ही निज़ाम नहीं है। अच्छा, अब अंदाज़ा करें कि एक ऐसे साहब को आपने वज़ीर दाखिला बना दिया है जिनको सियासत की अलग भी कभी पता नहीं है। यानी सियासत में कोई MA PhD होना, पॉलिटिकल साइंस में ज़रूरी नहीं कि कोई आदमी PhD हो, MA किया हो। मैट्रिक का में FA में भी पॉलिटिकल साइंस का मजमून होता है। तो FA के तालिब इल्म को भी ये पता है कि जो वफाकी मुल्क होते हैं, जहाँ फेडरेशन होती है, जहाँ कई यूनिट होते हैं, वहाँ सदारती निज़ाम मुल्क को तबाह कर देता है, जैसे कि पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में जितनी भी तबाही आई है 90% से ज्यादा शेयर उसका सदारती निज़ाम पर है। सबसे पहले वो रिहाना वाला अयूब खान उठा, उसने सदारती निज़ाम नाफिज किया। पाकिस्तान में लिसानी और कबायली असबियतें और दरारें पैदा की और मशरकी पाकिस्तान को भारत के हवाले करने का मैदान हमवार किया। और उसके बाद याह्या खां आया जो उसी का सुप्लीमेंट था, वो कोई अलग से हुकूमत नहीं थी, वो अयूब खां के दौर ही का तसलसल था। अयूब खां के दौर में पाकिस्तान जो एक एशियन टाइगर बन सकता था, अमेरिका और IMF का गुलाम बना दिया गया और अयूब खां ने गोया के ऐसी गुलामी मुसल्लत की पाकिस्तान पर जिससे हम आज तक नहीं निकल सके। वरना अयूब खां से पहले पाकिस्तान आज़ाद था। पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही तारीख को, एक ही रात को आज़ाद हुए थे। एक 12 बजे से पहले, दूसरा 12 बजे के बाद।
भारत आज़ाद है और पाकिस्तान गुलाम है। ये कितनी बदकिस्मती की बात है, और इस बदकिस्मती का सेहरा अयूब खान के सर पर है। उसके बाद ज़ियाउल हक आया, उसने मुल्क की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लंबे कारनामे उसके। और फिर परवेज मुशर्रफ आया, जिसने अपनी तरफ से तो पाकिस्तान का किस्सा ही ख़त्म कर दिया था, लेकिन हालात ने, किस्मत ने, अल्लाह ताला की मदद ने पाकिस्तान को बचा लिया। उसके बाद फिर ये जनरल बाजवा आया, उसने जो किया पाकिस्तान के साथ, वो भी एक किस्म का सदारती निज़ाम ही था, जिसमें इमरान खान उसका शेर था, बाजवा सदर था मुल्क का, और इमरान खान उसका मातहत था या पार्टनर था, जो भी आप समझ लें। तो सदारती निज़ाम दुनिया में सिर्फ वदानी मुल्कों में चलते हैं, यानी ऐसे मुल्क जहां गालिब और फैसला कुन से भी ज्यादा गालिब अक्सरियत एक ही कौम की हो। जैसे कि तुर्की है, 80% मुल्क तुर्क नस्ल से ताल्लुक रखता है, 20% उसमें कुर्द हैं, कुछ आर्मीनियन भी हैं, कुछ जो लबनान में एक नस्ल है ना जो गैर अरबी नस्ल है, थोड़े से लोग उसके भी वहां पाए जाते हैं, लेकिन 80% तुर्क है। वहां पार्लिमानी निज़ाम भी रहा है, वहां सदारती निज़ाम भी रहा है। जो वहदानी मुल्क होते हैं उनमें सदारती निज़ाम भी चल जाता है, पार्लिमानी निज़ाम भी चल जाता है। लेकिन या फिर चीन की मिसाल ले लें, जो 80% हान कौम है, 80% वहां आबादी का ताल्लुक हान कौम से है, बल्कि 80% से भी ज्यादा हान कौम के लोग हैं। बाकी तो शायद 10% ही बनते होंगे, सिंकियांग वाले, युगोर और तिब्बती और मिंचोरियन, ये थोड़े बनते हैं। ये 80% से भी ज्यादा चीनी लोग हैं। आपके सामने इंडिया है, वहां 60% हिंदी कौम के लोग रहते हैं, यानी हिंदी बेल्ट से ताल्लुक रखने वाले जो हिंदी बोलते हैं। इसके बावजूद उन्होंने मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम बनाया ताकि 40% छोटी कौमों को ये शिकवा ना हो कि हिंदी कौम का गलबा हो गया है। चुनांचे वहां ऐसा कोई शिकवा नहीं, किसी सूबे में आज तक ऐसी कोई बात नहीं सुनी गई कि वफाक हमारा इस्तेसाल कर रहा है पार्लिमानी निज़ाम की वजह से। बांग्लादेश वहदानी मुल्क है, वहां 95% बंगाली हैं, 5% कुछ चकमे हैं, कुछ थोड़े से आसामी हैं, थोड़े से नागा हैं, थोड़े से मेजो हैं, लेकिन 95% वहां बंगाली हैं। वहां सदारती निज़ाम भी चल सकता है, पार्लिमानी निज़ाम भी चल सकता है। पाकिस्तान 4 कौमों का मुल्क है, बल्कि मैं तो कहता हूँ 5 कौमों का मुल्क है। एक 5वीं कौम मुहाजिर कौम है, उसे भी हकूक देना पड़ेंगे, उसकी हैसियत तस्लीम करना पड़ेगी, उनको जो इज्जत देना बनती है वो देनी पड़ेगी। बहरहाल आईनी तौर पर 4 यूनिट हैं, 4 वफाक के हिस्से हैं, जहां सदारती निज़ाम तबाहकुन होगा। तो जिस आदमी को ये FA लेवल की भी मालूमात ना हो, और मालूमात का शिकवा क्या करें, जो शख्स ये कहे कि वो बलूचिस्तान की बगावत एक SHO के जरिए ख़त्म कर सकता है, उसकी काबिलियत के बारे में आप और क्या राय कायम कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जो गलत इतलात ऊपर तक पहुंचाते हैं कि जनाब दहशत गर्दों की तादाद सिर्फ 1500 है। आप ये देखिए कि पिछले 4 वर्षों में अब तक जो दहशत गर्द मारे गए हैं उनकी तादाद कई हजार बनती है, और अब भी ये 1500 बाकी है। इसका मतलब ये है कि जो नीचे इतलात इकट्ठी करते हैं वो रिपोर्टें सही नहीं दे रहे। अगर सही रिपोर्टें दे रहे होते तो मसला इस हद तक खराब ना होता कि आज बलूचिस्तान में पाकिस्तान की रिट 0 हो चुकी है। और ऐसा ही हाल पख्तूनख्वा में भी है, वहां भी कुछ गलत मशवरे देने वाले हैं। गलत मशवरे देने वाले पाकिस्तान का भला नहीं कर सकते, और उन्होंने माजी में भी पाकिस्तान का नुकसान किया है और आइंदा भी नुकसान करेंगे अगर इन गलत मशवरे देने वालों से निजात हासिल न की जाए। तो खैर बात हो रही थी मुस्लिम लीग की, जिसका जाती उमरा में इजलास हुआ है। नवाज शरीफ साहब की सदारत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उसमें शरीक हुए, मोहतरमा कुलसूम नवाज शरीफ भी शरीक हुई, और भी लोग। और उसमें ये फैसला किया गया है कि ये तजवीज़ पाकिस्तान को इंतज़ामी सूबों में बांटने की, ये पाकिस्तान को टुकड़े करने की गेम है, और इसमें हिस्सेदार नहीं बना जाएगा, इसकी मुखालफत की जाएगी। लेकिन रद्द अमल जो है वो मुहतात तरीके से, स्ट्रेटेजिक तरीके से दिया जाएगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि हम जैसे फट पड़े हैं। पीपल्स पार्टी तो फट पड़ी है और वो फट पड़ सकती है, उसकी पोजीशन मुस्लिम लीग नून से मुख्तलिफ है। तो मुस्लिम लीग ने तो अपनी बैड गवर्नेंस से अवामी हमायत गंवा ली ना, इसकी वजह से मुस्लिम लीग की पोजीशन कमजोर है। लेकिन अगर ये इस वक्त मुल्क बचाने के लिए डट जाती है तो इसकी खोई हुई मकबूलियत वापस भी आ सकती है। और बहुत अहम फैसले किए गए हैं। मोहसिन नकवी के इस्तीफे पर भी बात हुई है, कभी आपने फौरन इस्तीफा क्यों नहीं लिया? इस्तीफा तो फौरन लेना चाहिए था। दुनिया के किसी भी मुल्क का वजीर आजम ऐसे
कैबिनेट में ऐसे आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो मुल्क और हुकूमत के खिलाफ, दोनों के खिलाफ साजिश कर रहा हो और बहुत ही गिरी हुई गुफ्तगू कर रहा हो। आप अंदाजा करें कि वो ये कह रहा है कि जेन जी जो है, ये क्या काकरोच इंडिया वाले ये आ जाएंगे। भाई काकरोच तुम्हारी मदद को आएंगे? काकरोच इसलिए उठेंगे कि पाकिस्तान के 62 सूबे बना दो या 32 सूबे बना दो, वो इसलिए उठेंगे। यानी अक्ल पर मातम करना भी यहाँ छोटा लफ्ज बनता है। तो इस तरह के शख्स से इस्तीफा फौरन ले लेना चाहिए था। शहबाज शरीफ में इतनी हिम्मत नहीं है, इतना दम नहीं है। वो तो तस्वीर देखकर सलूट मारने के लिए खड़े हो जाते हैं, वो क्या तलब करेंगे इस्तीफा। लेकिन नवाज शरीफ इस बारे में बड़े क्लियर थे। और सुना यह है कि परसों नहीं कल कोई इजलास हो रहा है वफाकी काबीना का, तो उसमें शायद कोई अहम फैसले ऐलान किए जाएं। और असल जो नक्शा बन रहा है वो ये है कि मुज़ाहमत के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आ रही हैं। उनमें ANP भी शामिल है, उनमें JUI भी शामिल है, उनमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है और मुस्लिम लीग भी शामिल है। अब मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी वाले कैंप में एक ही पार्टी रह जाएगी, वो हवाई जहाज पार्टी। वो हवाई जहाज पार्टी जो सिर्फ हवाई जहाज में है, जमीन पर मौजूद नहीं है, जहां तक कि अलीम खान की अपनी सोसाइटी में भी मौजूद नहीं है। वो पार्टी बस इनके साथ रह जाएगी। बाकी सारी पार्टियां पाकिस्तान को तोड़ने के इस मंसूबे की मुखालिफत करने का जहन बना चुकी हैं और ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात है। अब मेरा ख्याल है अस्करी क़यादत को भी सूरत हाल का जायजा लेना चाहिए कि कौन लोग हैं उनको जो गलत मशवरे दे रहे हैं। बल्कि कल एक बच्चे ने यानी मैट्रिक के तालिब इल्म ने कहा कि लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस मरतबा अपने ही खिलाफ गोल कर दिया है। खैर ये तो बचगाना तबसरा था, लेकिन ये है कि एक ऐसा काम हो गया है जो नहीं होना चाहिए था, जो ना पाकिस्तान के मफाद में है ना इदारे के मफाद में है। अब पीपल्स पार्टी तो इस बारे में बड़ी क्लियर है, उसकी तकरीबन तमाम लीडरों के बयान आ चुके हैं कि ये तो साजिश है, ये तो बल्कि निसार खोरों ने जो बयान दिया है उसमें तो बहुत ही जामे किस्म की वोकैबुलरी इस्तेमाल की गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क के खिलाफ भयानक साजिश की जा रही है। उन्होंने भयानक का लफ्ज इस्तेमाल किया है और कहा है कि क्या इनको 22 वजीर आला चाहिए। अच्छा, ये 22 वजीर आला बात अब ना पब्लिक में डिस्कस होने लगी है। कोई कहता 22 सूबे बनेंगे, कोई कहता 32 सूबे बनेंगे। 32 सूबे, 32 वजीर आजम, 32 काबीनाएं, 32 गवर्नर, 32 चीफ सेक्रेटरी, 32 यानी अफसरों की तादाद में हजारों का इजाफा। और हर अफसर जो है ये कोई 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तनख्वाह लेने वाले तो लोग नहीं है ना। यहाँ तो एक सीनियर ओहदे पर जो पाकिस्तान को 1-1 करोड़ रुपए महीने में पड़ता है, 15 लाख 20 लाख की तनख्वाह माने नहीं रखती। जो सहूलियात, जो बिजली, जो कारें, जो पेट्रोल, जो मरात, जो असर और रसूख के बल पर माल निकलवा, यानी पाकिस्तान को खा गए ये लोग इतनी बड़ी तादाद में। इस वक्त अगर पाकिस्तान में ऐसे सीनियर अफसरों की तादाद 1000 है जो पाकिस्तान को खा रहे हैं, तो 32 सूबे बनने के बाद तो उनकी तादाद 50,000 तक हो जाएगी। तो फिर पाकिस्तान के अवाम से कितना पैसा वसूल किया जाएगा, उनकी जेबों से कैसा। फिर तो मरे हुए लोगों पर भी टैक्स लगाना पड़ेगा, कब्रिस्तान में जाकर उनकी कब्रें खोदना पड़ेगी कि निकालो टैक्स। हमने 1000 वजीर पालने हैं, हमने 1000 अफसर पालने हैं। तो ये पता नहीं किस किस्म की अहमकाना किस्म की तजवीज तैयार करके किसी ने ऊपर पहुंचाई है, हद ही हो गई है। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, ये निसार खोरों ने कहा कि पाकिस्तान में साजिशों की तवील तारीख रही है। ऐसी ही साजिशों से मुल्क टूट गया था और ताकतवरों ने हमेशा मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया। बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है, लेकिन ये एक पार्टी का रद्द-ए-अमल है। एक ऐसी पार्टी जो पूरे एक सूबे की अक्सरियती नुमाइंदगी करती है, अक्सरियत की हमायत उसे हासिल है और उसकी मुज़ाहमत की जड़ें बहुत मजबूत हैं। तो ये बड़ा तशवीशनाक बयान है। अच्छा, अब इसी हवाले से ANP के रहनुमा अहमद वली ने एक बयान दिया है गुड गवर्नेंस के हवाले से। तो बयान जो है वो काफ़ी सीरियस है। मैं समझता हूँ कि ISPR को उसकी तरदीद या उसकी वजाहत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। जिस तरह उन्होंने मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आने वाले रद्द-ए-अमल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले तो खैर उन्होंने ये कहा कि ये उनकी ज़ाती राय है, लेकिन फिर बाद में जो उन्होंने कहा वो तो उन्होंने वज़ीर दाखिला की तर्जमानी ही की, उनके तमाम नुकात की हमायत की। और अहमद वली ने कहा है कि भाई तमाम इदारों में, पाकिस्तान के तमाम इदारों में या तो हाजिर सर्विस बैठे हैं या रिटायर्ड बैठे हैं, तो फिर नाकाम हुकूमत कैसे हो गई।
ان کے الفاظ زیادہ سخت ہیں، میں نے ذرا نرم کر کے بھی بتائے ہیں. تو یہ بڑا ایک سیریس قسم کا ماجرا ہے، اور یہ پبلک میں بڑا وائرل ہو گیا یہ کومنٹ ان کا. تو چونکہ وائرل ہو گیا ہے، اس لیے آئی ایس پی آر کو اس کی نفی کرنی چاہیے، تردید کرنی چاہیے. اگر ایمن ولی کا بیان غلط ہے تو بالکل درست حقائق ان کو بتانے چاہیے. اچھا، اب تھوڑا سا انٹرنیشنل، امریکہ نے ایران پر نازک مقامات پر حملے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی کہ اس کے توانائی کے مراکز پر. توانائی کے مراکز آسان ٹارگٹ ہے، اس لیے کہ یہ کسی چٹان کی کھو میں نہیں ہوتے، یہ کسی زیر زمین تہ خانے میں نہیں ہوتے، یہ برسر زمین ہوتے ہیں، اور ان کو تباہ کرنا، اگرچہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. پاکستان میں جو توانائی کے مراکز جتنے تعداد میں ہیں، ایران میں اس سے 100 گنا زیادہ ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے مراکز ہیں. ایک چھوٹے علاقے کو کور کرتا ہے ایک سسٹم. پاکستان میں تو ایک ہی بڑا گریڈ ہے نا جو پورے ملک کو کور کرتا ہے، اور اس کے 5-6 بڑے مراکز ہیں، گدو ہو گیا یا. تو ایران میں بہت زیادہ ہے. تو لیکن وہ آسان ہے کیونکہ سب کے سب زمین پر ہیں. اور پھر اسی حلے میں یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ امریکہ چڑھ دوڑے گا، زمینی طور پر بھی چڑھ دوڑے گا اسی بمباری کے درمیان. تو یہ اب دیکھنے والی بات ہے، یعنی معاملہ زیادہ بھڑک اٹھے گا، زیادہ انسانی المیہ برپا ہوں گے، کیونکہ جب بجلی آپ بند کریں گے تو لوگوں کی زندگیاں آپ چھینیں گے. کیونکہ بجلی بند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی. جب آپ ایک سسٹم اکھاڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے میں پانی بھی نہیں ملے گا، اس علاقے میں آپریشن بھی نہیں ہو سکیں گے، اس علاقے میں زندگی جام ہو جائے گی، لوگ مر جائیں گے. تو یہ ایک بڑا خطرناک فیصلہ ہے جو امریکہ نے کیا ہے. اور جو بری جلگار کا فیصلہ ہے، اس کا انہوں نے جو نقشہ بنایا ہے وہ ایک اتنا محدود علاقہ ہے کہ جس میں وہ رہ کر خود کو ایرانی حملوں سے بچا سکے. بہت بڑا علاقہ انہوں نے قبضہ میں لینے کا فیصلہ نہیں کیا ہے. اور اس دوران امریکہ نے یہ الزام لگایا ہے کہ اس کی 7 ریاستوں میں واٹر سپلائی کے جو پروجیکٹ ہے ان کو ایران نے سائبر اٹیک کر کے نقصان پہنچایا ہے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. تو یہ ایران پر ایک نیا حملہ ہو گیا ہے، یہ نیا الزام لگ گیا ہے. اور اگرچہ وہ وہاں واٹر ٹینک یا واٹر سپلائی کا سسٹم تباہ تو کوئی نہیں ہوا، لیکن ڈسرپٹ ہوئے ہیں 7 ریاستوں میں سے. 50 میں سے 7 ریاستیں، خاصا بڑا ماجرا ہے. سعودی عرب نے جو حوثیوں کے خلاف اتحاد بنایا 14 ملکی، اس کے بعد حوثیوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کی شامت آنے والی ہے. اپنے اس اعلان سے انہوں نے دوڑ لگا دی ہے جو 2 ہی روز پہلے انہوں نے کیا تھا کہ ہم بحیرہ احمر میں آنے جانے والی ٹریفک پر فیس اور ٹیکس عائد کریں گے. یہ کسی ایجنسی کی یا کسی ٹی وی چینل کی خبر نہیں تھی، یہ حوثیوں کے اپنے ترجمان کا بیان تھا جو 3 روز پہلے آیا تھا، 3 روز پہلے. اور کل اس کی تردید کر دی ہے حوثیوں نے، یعنی اپنے ہی جاری کردہ بیان کی تردید کر دی ہے تیسرے دن، جب انہیں اندازہ ہوا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے اور الٹا ہماری شامت آ جائے گی. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ بحیرہ احمر میں ٹریفک کھلی ہے. 2-3 آئل ٹینکروں پر حملے انہوں نے ضرور کیے ہیں، لیکن وہ ٹریفک کو روک نہیں سکے ہیں. جس طرح آبنائے ہرمز میں ٹریفک انہوں نے روک دی تھی ایرانیوں نے، اس طرح وہ نہیں کر سکے اور وہ کر بھی نہیں سکتے. اس طرح وہ بہت چوڑا سمندر ہے، خلیج فارس کی طرح سگڑا سمٹا سمندر نہیں ہے، اور آبنائے ہرمز کی طرح بھی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز کے ایک سرے پر ایران بیٹھا ہے، دوسرے پر عمان بیٹھا ہے. وہاں جو آبنائے باب المندب ہے اس کے ایک سرے پر سعودی عرب بیٹھا ہے، دوسرے سرے پر جبوتی اور ایریٹریا بیٹھے ہیں. حوثی تو 100 کلومیٹر شمال میں ہیں. آپ باب المندب میں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بحیرہ احمر میں وہ گولے برسا کر یا سوسائڈ بوٹ استعمال کر کے کسی جہاز کو ہٹ کرنے کی صلاحیت ان میں ہے، لیکن اب ان کو اس کا جو جواب دینا ہوگا وہ بڑا خطرناک اور سنگین ہوگا. اور ویسے بھی حوثی کو اتنی منظم فوج نہیں ہے، اور ان کے ساتھ ایک مسئلہ جس کا ہمارے ہاں زیادہ چرچا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس جتنے بھی ہتھیار ہیں یا ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ ایران سے سپلائی ہوتی تھی، جو کہ متاثر ہو چکی ہے، بلکہ بڑی حد تک کٹ چکی ہے. حوثی بہت زیادہ اس وقت محتاج پوزیشن میں ہے، اور وہ کوئی بہت بڑا ایکشن، بہت بڑا ایڈونچر کر نہیں سکتے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ایران نے جو ڈکٹیشن انہیں دی ہے کہ یہ کرو اور وہ کرو، اس پر حوثی پورا اتر سکے گی. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.